आप जो तराना छेड़ते हैं उसमें मुझे लगता ही नहीं कि मैं बहुत जोर से बोलूं, क्योंकि इतना सुरीला और इतना उतर जाने वाला तराना होता है, म्यूजिक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, जो एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार जहां से कल छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद थे, आज भी वही कांग्रेस के प्रवक्ता वहां मौजूद हैं, और उन्होंने कल मुझसे कहा था कि महंगाई पे बात नहीं करते हो। पता नहीं उनकी बात में क्या था, कौन सरस्वती बैठी थी। आज की सारी पेपर की हेडलाइन में महंगाई की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे मेहमान जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा और बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा। कहाँ से हैं साहब आप? पंजाब से हैं। पंजाब कल आए थे आप? ज्यादा ना आइएगा, नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आदत पड़ जाती है लोगों को, अब छूटती ही नहीं है फिर। नहीं अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी दिल्ली बहुत अच्छी है, हमने मजे लिए पूरे। दिल्ली बहुत अच्छी है, देख नहीं रहे क्या क्या हो रहा है। लोग जो गलत लोग हैं वो तो गलत ही रहेंगे, कहीं मर्जी चले जाओ, चाहे पंजाब में चले जाओ चाहे जहाँ चले जाओ, हर थहाँ पे गलत लोग तो हैं। अच्छा, सब जगह है, सब जगह है। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, पानी पिलाएं आपको। थैंक यू सो मच। और आपका नाम साहब? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी, टक्कर दे रहे हो गुरु? किसे दे दी टक्कर आप? अरे गुरु, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, रोज आते हैं आप? बस आपका शो बहुत अच्छा लगा देखकर, मुझे ऐसा लगता है कि हम आजाद देश में जी रहे हैं। और जो आप जिस तरह से आपका शो होता है, लोगों की दिल की जो बातें होती हैं आप आम जब तक पहुंचाते हैं तब बस खुश हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही आशीर्वाद दिए रहिए, तीखी हो चाहे मीठी हो, लेकिन बात जो भी हो वो सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया आपका? दलबीर सिंह, रोहतक से, हरियाणा। रोहतक से? रोहतक के रहने वाले। रोहतक का आदमी बहुत साफ गोई से बोलता है और बड़ा साफ दिल इंसान होता है। आप लोगों की सोच, आपका बड़प्पन है, आप हमारे प्रति तो कुछ कहना चाहते हैं आप? कहने का तो देखिए, मेरा एक जो मुद्दा है वो थोड़ा अलग है, हाँ, और आपका जो मुद्दा है आज थोड़ा अलग चल रहा है। अच्छा, मेरा देखिए क्या है कि ये जो पत्रकार लोग हैं ये अलग ही चलते हैं। उपाध्याय जी गलत थोड़ी ना कह रहे थे, ये पत्रकार कहीं अलग चलते हैं, मुद्दा कहीं अलग चलता है। नहीं आप बोलिए अपनी बात, अपने मन की बात कहिए। मैं खिलाड़ी हूँ। हाँ, और क्रिकेट का खिलाड़ी है? हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी। अच्छा, क्रिकेट खिलाड़ी है, नहीं तो यहाँ तो सारे खिलाड़ी बैठे। हाँ, और मैं कोच भी हूँ। कोच भी है? 32 साल से रेलवे में, और हरियाणा के लिए भी और राजस्थान के लिए 3 स्टेडियम में कोचिंग वगैरह की है। सर क्रिकेट की? हाँ, क्रिकेट के। अच्छा सर, एक काम करिए, आप बहुत सम्मानित आदमी, सर अंदर आइए, कोच साहब अंदर आइए और बैठिए आके। तो कुछ कहना चाहते हैं? पहले कह के बोलिए फिर बैठिए। जी बोलिए। नहीं, मैं तो यही आपका बताया, आपका शो देखकर हमारी भी एक इच्छा हुई कि कभी ऐसा मौका मिले। हाँ। कि जो एक वास्तविकता है जो यहाँ पर जो चल रहा है इस देश में, हाँ। जो गलत है या सही है, वो लोगों तक, आम जन तक पहुँचे और लोग उसको समझें। और जो तकलीफें हैं बच्चों की, आजकल जो खेल के अंदर जो एक चल रहा सिस्टम है, हाँ, कि बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा लिया जाता है हरियाणा में, खासकर हरियाणा में अगर सही मायने में देखा जाए तो 1976 से लेकर आज तक गुलाम है। आजाद देश का गुलाम एक प्रदेश है जहाँ पर खिलाड़ियों को इतनी गुलामी से रखा जाता है, जहाँ जो गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा वहाँ खेलने की सोच भी नहीं सकता। अरे सच्ची बात है। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी तो वहीं आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पदक वहीं आ रहे हैं। एक आप मजे की बात सुनिए, आपको बताओ 83 आजकल जो चल रही है आजकल मूवी, उसके हीरो कौन थे 83 के? पता है? आप लोग सब खड़े हैं, बताइए। कपिल देव। बताइए। कपिल देव। अरे जोर से बोलिए, आवाज तो आई नहीं रही आप लोग। कपिल देव का फोटो नहीं है, वो हमारे ही सीख लिया इन्होंने, हैं? जोर से बोलिए, आवाज आई नहीं हरियाणा के स्टेडियम में किसी में कपिल देव का फोटो नहीं लगा, मिलेगा आपको, क्योंकि वो उनके दुर्विरोधी है। वो जो सही है, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जिनको खेलने को नहीं मिलता, वो उनकी आवाज उठाते हैं और उनको इसलिए वहाँ पर अपमानित किया जाता है। जनाब आपका नाम? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह जी, बैठिए, आप बहुत सम्मानित आदमी हैं, बैठिए। कोच साहब हैं और अपनी, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा था ना अभी गर्मी उतार देंगे। मान नहीं रहे थे तुम? मान गए ना हमको? किसको? अरे हमको क्या मान के देखा, गर्मी उतर गया। अब ये जो है साल भर बिल्कुल ठीक रहेंगे। कौन? कोच साहब। लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आवाज चाहिए, कहीं अपनी बात कह सकें, एड्रेस कर सकें। जनाब कपिल देव साहब ने जो किया 83 में, उसके बाद छोटे छोटे कस्बे मोहल्लों में बहुत सारे लोग निकले, छोटे छोटे शहरों में एक प्रेरणा मिली और लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है, गलत है, तो वो गलत है, गलत है, गलत है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं पूरी तरह से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 83 में खेल को एक जो नजरिया था पूरे देश में बदल गया, और वो बदलने वाले हमारे महान खिलाड़ी कपिल देव हैं, और इसमें कहीं कोई शक नहीं। और पाजी तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, इसमें कहने में भी कोई शक नहीं।
मैं आम लोगों के बीच में शो करता हूं, उनके साथ भी मुझे शो करने का मौका लगा है। वो बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं, बहुत खिलाड़ी भी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करना था और मैंने कहा था उनकी बात लग गई कांग्रेस वालों की, और महंगाई जो है आसमान छू रही थी, इस बात को लेकर लोगों ने कहा कि शो नहीं करते। मैंने कहा आज उपाध्याय जी इसी पर शो कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाउड स्पीकर तो अगर चढ़ के बोल रहा होगा तो इसमें मुझे दोष मत दीजिएगा, जनता जो बोलना चाहेगी बोलेगी। जी मनोज यादव जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप देखिएगा पैनल भी कम है तो बोलने का मौका खूब है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। राजीव रंजन झा जी आज एक बार फिर से हमारे मित्र भी हैं, पुराने पत्रकार हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक पुराणिक साहब जितने अच्छे व्यंग्यकार हैं उतने ही अच्छे आर्थिक जगत। रुकिए, क्या हुआ सर? मैं मुजफ्फरनगर यूपी से। मैं अपनी बात कह लूं? अगर बहुत जरूरी ना हो तो मैं कह लूं अपनी बात। आप लेकिन एक सेकंड सर, मेरे पास जरूर आइए। सर मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया हूँ। हाँ मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया हूँ और कनॉट पैलेस पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। भाई क्या नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम राहुल कश्यप है। कहाँ से आए हो? सर मुजफ्फरनगर यूपी से। मुजफ्फरनगर? यूपी से। मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर यूपी से। मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर यूपी। समझ गए? तो तुम मुजफ्फरनगर के ही हो सकते हैं और कहीं के नहीं हो सकते। तो मैं एक बात अपनी कह लूं? कह दीजिए। आलोक पुराणिक साहब बहुत मजे हुए व्यंग्यकार और आर्थिक जगत के टिप्पणियां उनकी बड़ी पॉपुलर हैं, आम लोगों के आम भाषा की तरह कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले एक बार फिर से हमारे बीच में हैं, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहुल लाल जी एक बार से फिर हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जहां पे शुरू करना था वो ये था कि यूपी में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो चीज अलाउड है उतनी ही आवाज जाएगी, वरना लाउड स्पीकर सारे लोग उतार के रख लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा की बात हो और चाहे मस्जिद में लगे हुए लाउड स्पीकर की बात है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बात है। एक हिस्सा ये है आज की बात का, और दूसरा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये था कि महंगाई को लेकर हर तरफ चर्चा है और उस महंगाई को लेकर बातचीत करने के लिए मैं यहां पे मौजूद हूं। बात कहा कि मार्च में थोक महंगाई दर 14.55 तक पहुंची, फ्यूल और खाने पीने की कीमतों में उछाल। एक तो थोक महंगाई दर होती है, एक खुदरा महंगाई दर होती है, दोनों का पहले अंतर समझा देते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान लोग मौजूद हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में जी? अरे इतना सब बोल दिया मैंने। नहीं, आपने दो टॉपिक बताए तो जहां मन करे पहले देखिए, लाउड स्पीकर पे तो जैसे क्रिकेट और लाउड स्पीकर, हिंदू मुसलमान हर आदमी बोल सकता है। अब जैसे महंगाई है, इस पे तो सह सकता है, बोल नहीं पाएगा, बोलेगा तो आंसू आएंगे। तो आपका जो मन है वो बोलिए। जी सर, महंगाई की बात बोलूं तो महंगाई है, लेकिन सर ये जो थोक जो आप बताना चाह रहे हाँ, थे, थोक है, थोक में तो महंगाई नहीं दिखती। हाँ। लेकिन या तो स्टॉक कर लेते हैं वो, हाँ। या जैसे त्योहार चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, हाँ। तो उनमें वो फिर उसको स्टॉक कर लेते हैं और फिर वो महंगाई दिखाते हैं। उसमें अपना मुनाफा रोज आ रहे हो आजकल? आपकी दया है। आप आते रहो, ऐसे खड़े रहो, यहाँ पे आके खड़े होके लोग इस तरह से उस बार नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए। जिसका भाग्य लग गया, जिसकी लॉटरी लग गई उसकी लगी, ऐसा नहीं हर आदमी हो। कुछ लोग यहाँ से निराश होकर चले भी गए, हम नहीं जाएंगे। और जब यहाँ से गए घर वालों ने भी लेने से मना कर दिया। घर वाले भी accept घर वालों ने कहा कि अब तुम वही जाओ, ना वो घर के रहे ना कहाँ के रहे, घर के ना रहे ना। हम घर के भी रहे, हाँ, ठीक है, रोज आओ, हमें क्या मतलब है। थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आ रही हैं? मंदिर से। मंदिर से कुछ कहना चाहती हैं? आगे आइए, इधर आइए, पास आइए। हाँ जी जी, कुछ कहना चाहती है? लाउड स्पीकर, हिंदू मुस्लिम, महंगाई, कोई मुद्दा, जो मुद्दा आपको लगे, जो आपका मुद्दा वो बोलिए। जी कोई बात नहीं, वेट करिए। जी और बाजी बोलो। भाई भाजी महंगाई तो भाई बढ़िया ही है। महंगाई तो अरे महंगाई पड़ी होगी तो पिताजी को पता चल रही होगी, तुम्हें तो, तुम तो यहाँ खड़े हो कनॉट प्लेस में। वो तो है ही, पापा जी को तो पता लग ही रही है, क्योंकि आना जाना डेली हमारा लगा रहता है। तो कितने रुपया मिलता पैसा रोज? हाँ जी, कुछ काम वाम करते हैं? हाँ जी, मेरा खुद का बिजनेस है, तो फिर वही मेरा आने जाने में किराया लग जाता काहे का बिजनेस है है ना। बिजनेस काहे का? हमारा तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो वही है। बड़े व्यापारी हो इसके मतलब गुरु जी? हाँ जी, करोड़ों में बिजनेस होगा भाई। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारा भी करोड़ों में बिजनेस हो जाए। यहाँ पान खा रहे हो खड़े हो गए। आया बातचीत का थोक महंगाई दर और खुदरा में फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है लोगों का। आलोक पुराणिक जी,
थोड़ा खड़े जी। देखिए, आजादपुर सब्जी मंडी में जो सब्जी का रेट है वो थोक का रेट है, और आपके घर के पास जो रेट है वो रिटेल का रेट है, और महंगाई दोनों तरफ से ऊपर बढ़ रही है। और जो आपको थोक में मिलेगा, आखिर में महंगाई आपकी जेब से रिटेल में भी लेके जाएगी। डीजल पेट्रोल, देखिए, मेरे पास तो यहाँ आके बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अद्भुत एरिया है जी। केजरीवाल जी को गंभीर सुझाव मेरा ये है कि गुजरात चुनाव अगर जीतना है उन्हें विधानसभा का, तो घोषित कर दें कि 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त सबको दिया जाएगा। कोई रोक नहीं सकता जीतने से। हाँ जी, ये सुझाव। और दूसरी बात मैं कहना, इस बात को लाउड स्पीकर से कहें, लाउड स्पीकर के विमर्श को सही जगह लेके जाएं, लाउड स्पीकर घोषणा हो कि 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त। देखो मैंने कहा था ना, व्यंग्यकार जो होता है, जो व्यंग्य करता है, वो दोनों चीजें एक साथ समेट ली। लाउड स्पीकर मुद्दा था, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो कि अरविंद केजरीवाल जी जो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं अगला गुजरात में, तो 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त, 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त। रोज इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा रोज या साल में, मानेंगे नहीं आप, है ना, जीने नहीं देंगे आप लोग। जी जी जनाब, कौन जिम्मेदार? महंगाई के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेवार है। दो तीन चीजें देखिए, दोनों के अंतर को देखिए। थोक महंगाई दर हमेशा अगर अर्थशास्त्र को देखेंगे तो वो प्राय जो है कि वो खुदरा महंगाई दर से कम हुआ करता था, लेकिन इधर पिछले लगभग कई महीनों से थोक महंगाई दर बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो 14.55 का जो आंकड़ा आज आप तमाम अखबारों में देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। और उसका कारण क्या है कि जो ईंधन के तमाम जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने भी ईंधन से संबंधित चीजें हैं, रसोई गैस है, वो सबके सब थोक महंगाई दर में गिने जा रहे हैं। इसलिए आपका जो खुदरा महंगाई दर है वो थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन खुदरा महंगाई दर भी आरबीआई मानती है कि वो 5% के दायरे में होना चाहिए, वो भी 7% है, 6.95% है। इसलिए जनता के ऊपर इस समय महंगाई बहुत ही परसेंट स्तर पर वो वैसे समय में है जबकि लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, लोग बेरोजगारी से पहले परेशान है। बेरोजगारी भी दो तरीके के हैं, एक तो लोग बेरोजगार हैं जो घर में बैठे हुए हैं, दूसरे किस्म के वो कि जो पहले मान लीजिए 1 लाख पा रहे थे वो अब 30,000 पा रहे हैं, 30,000 वाले अब 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। तो वो आप समझ सकते हैं कि यानी कि काफी कम वेतनमान पे लोग अभी नौकरी करने के लिए बाध्य हैं इस समय। राइट। देखिए प्रतीक जी, अच्छा हाँ भैया, मुजफ्फरनगर वाले यूपी से हूँ सर। मैं आपको एक बात बता दें सर, महंगाई कितनी भी हो सर, 800 रुपए का वो क्या बोलते हैं पेट्रोल हो, 800 रुपए का नहीं 100 रुपए लीटर, 105 रुपए लीटर पेट्रोल है, 800 रुपए का सिलेंडर है। जब हम सेफ हैं तो ठीक है सर। मान लो एक बात बताइए, मान लो 500 रुपए का इंजेक्शन वो मिल रहा है, क्या नाम है, सिलेंडर, और हम सेफ नहीं है। कल को हमारे ऊपर रात को हम 12 बजे निकल रहे हैं, हमें कोई गोली मार रहा है, हमें कोई बदमाश पकड़ रहे हैं, हमारी जेब से पैसे निकाल रहे हैं, क्या फायदा सर? आप एक बात बताइए ना, एक बात बता रहे, बात बताइए कि अगर मान लो हम अंदर आ जाओ, तुम आ रहे, मुझे अंदर आ जाओ, निकलने लगा भारत माता की जय। हाँ तुम एक मिनट को, तुम पहली बार आए हो दिल्ली? सर दिल्ली में पहली बार आया हूँ। और यहाँ पे पहली बार? यहाँ कनॉट पैलेस मैंने पहली बार देखा है, झंडे के सामने फोटो खिंचवाया है पहली बार, पालिका बाजार पहली बार देखा है, तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, आपका ये देखा तो मैंने देख लिया, अब देख लिया। आप एक बात बताइए, 105 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ जी। मैं बुलेट चलाता हूँ, हाँ 30 किलोमीटर का एवरेज देती है। हाँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 200 रुपए भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम सेफ हैं। मुजफ्फरनगर में क्या होता था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी ना, तो जब हम निकलते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि रात को 12 बजे हमें रोक लेते थे और हमारा मोबाइल, हमारा पर्स, सब कुछ निकाल लेते थे। आज भाजपा की सरकार मुजफ्फरनगर में है तो कोई आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। कोई अगर एक मिनट और हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू खुलेआम घूमती है रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, अगर कोई उनकी तरफ देख ले तो बात है। अच्छा एक बात सुनो, पहली बार आए हो दिल्ली? पहली बार दिल्ली आया हूँ मैं। और अच्छा सुनो, पहली बार आए हो दिल्ली? पहली बार दिल्ली आया हूँ मैं गाजियाबाद तक आया हूँ, आज तक दिल्ली आए नहीं कभी? मीटिंग है, मैं फार्मा सेक्टर से जॉब करता हूँ, मेरी दिल्ली में गाजियाबाद वैशाली में मीटिंग है। आज मैं वैसे ही घूमने आ गया, मैंने कहा कल 9 बजे मीटिंग है, मैंने कहा चलो मैं घूम आता हूँ। पहली बार दिल्ली आया? पहली बार दिल्ली आया हूँ मैं। और आज आपका ये देखा है मैंने, ये जो चल रहा है, मैंने कहा मैं देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है। ना तुम वो झूठ बोल रहे हो, ना तुम वो झूठ बोल रहे हो, ना ये झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। राहुल कश्यप मेरा नाम है, 29 एज है, 20 अगस्त 1993 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 93? हाँ जी। हाँ?
सर सच्चाई दिख रही है फेस के ऊपर भाई जो आप एक बात बताइए, अगर मैं खुले आजाद यहाँ घूम रहा हूँ ना और मुजफ्फरनगर में रात को 12-1 बजे मैं अपनी बाइक को लेके घूमता हूँ बाइक पे बिठा के, कल तक मैं सोचता था कि अगर मैं 12 बजे लेके निकलूंगा कुछ लोग ना मिल जाएं, कुछ लोग मेरी बाइक ना रोक ले, मेरा पर्स ना छीन ले, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी ना कर दे, लेकिन मैं आज 2 बजे मुजफ्फरनगर में घूमता हूँ। कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो आंखों में आंखें डाल के देख ले। आ जाओ, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, अब भाजपा वाले के बगल में बैठ जाओ, बहुत खुश होंगे वो। भाजपा वाले के बगल में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली बार दिल्ली आयो, अरे भाई चाय ला के पिलाओ उनको, चाय पिलाओ, पहली बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जो 200, रुको, बैठो बैठो बैठो, अब बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जो 200 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये यूपी की सच्चाई नहीं। यूपी के अंदर वहाँ का जो होम मिनिस्टर है उसका बेटा लोगों को वो कर देता है, उसको गाड़ी चढ़ा देता, उसकी अरेस्टिंग नहीं होती, उसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा? पब्लिक के घर पे बिल्डोजर चल रहा, कमजोरों को दबाया जा रहा, ताकतवर के ऊपर चलाओ ना बिल्डोजर, तब हम जाना तुम सरकार चला रहे हो। कितने केस हो रहे हैं, ऑपरेशन निकालो ना, यू आर द मीडिया। मतलब टेनी साहब का जो लड़का है, टेनी जी का जो, बैठो बैठो, टेनी साहब का जो बेटा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल बताया है कि जमानत कैसे मिली, क्यों मार, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आपका कहना है कि जो सुरक्षा की गारंटी लाइसेंस मिल रहा है उसके मुताबिक 200 रुपए में पेट्रोल खरीदना पड़े तो ठीक है। जय, हाँ ठीक है, बैठो जी। देखिए आप तो बहुत प्रसन्न होंगे कि ऐसे 2-4-10 और आदमी मिल जाए, डिबेट खत्म, डिबेट। हाँ हाँ, मैं कपिल देव अग्रवाल जी को जान रहा हूँ, देखिए बालियान जी को भी जान रहा हूँ जी। अब आप बैठो जी। प्रतीक जी, जैसा कि राहुल लाल जी ने भी बताया, जो खुदरा महंगाई दर है वो 14% के आसपास है, थोक और खुदरा 7% के आसपास है। हाँ। आम जनता का जो ताल्लुक होता है खुदरा से ही होता है, थोक महंगाई से उसका ताल्लुक नहीं होता है। इसके 2-3 चीजें देखनी चाहिए हमको। एक तो 2 साल से कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया कि कोई भी भूखा गरीब ना रहे। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, जो उनके आपसी जो मतभेद चल रहे हैं, जो हमला हुआ है, उसके कारण से क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण ये महंगाई बढ़ी है। लेकिन भारत सरकार अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग देखें तो निश्चित रूप से हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। जहां तक इनका सवाल है मैं जवाब दे देता हूं, ये नरेंद्र मोदी योगी जी की सरकार है। एसआईटी गठित हुआ और टेनी जी का बेटा जेल के अंदर गया, ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सिखों का नरसंहार किया 1984 में, और एसआईटी गठित किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देखिए महंगाई को लेकर जो इन्होंने चीजें बताई, अरे कोरोना के लिए कितने बेड लगवाए, कितने अस्पताल बनाए, ये बताएं। कितने पेशेंट को उन्होंने सब्सक्राइब किया? 5 किलो राशन देके ये पब्लिक को विकलांग कर दिया, केवल विपक्ष पर विकलांग कर दिया। विकलांग कर दिया। तुमने तो नहीं लिया? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। मैं उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने विकास की बात करे। हाँ, यूपी में रहता हूँ भाई, लखनऊ से आया हूँ। तो यहाँ दिल्ली में अभी नए हो? हाँ, दिल्ली में पहली बार आए, ये भी पहली बार आए। हम भी पहली बार आए भाई, दिल्ली में अभी पहली बार शो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए महंगाई की स्थिति जो तमाम जो कारण गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, आप कांग्रेस के समय में 2008 में जो इंटरनेशनल रेट था पेट्रोलियम क्रूड का $147 मारी जाए, महंगाई डायन हाई मारी जाए, ऐसे ऐसे गाने चले, ऐसी ऐसी फिल्में चली। तो जो नई गाने आएंगे ना मनोज जी, आपको जो नए क्या अंतर्राष्ट्रीय महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार है। कोरोना काल रहा और अभी यूक्रेन के साथ में, रशिया के साथ में जो चल रहा है उससे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े। और मेरा एक सवाल 10 सेकंड का कि कांग्रेस पार्टी से मेरा एक सवाल है, इनके जहां जहां पर राज्यों में सरकारें, इन्होंने वेट कम क्यों नहीं किया पेट्रोल पे? राजस्थान में और हरियाणा में 13 रुपए का अंतर है, क्यों नहीं गहलोत सरकार ने आज तक कम किया वेट? मुझे बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे बैठो, मैं कह रहा हूँ कि देखिए 2008 में प्रतीक जी एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइसेस थे $147 प्रति बैरल। मैं आया जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं आपको हृदय से आभार आज व्यक्त करता हूं कि जनता के मुद्दों को जिस तरह से आज आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले भी आपने किया है, लेकिन कल जो मेरा सवाल था वो आपसे नहीं था। कल सवाल था, आप मुझे गाली दे ही नहीं सकते। उस मीडिया से सवाल था जो मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम का
आदमी के बारे में कह देता हूँ, उस मीडिया से था जो मीडिया गोदी होती है, जो गोदी होती है, जो सुबह शाम कर रही है, और कम से कम देश के लोगों को आपस में लड़वाए नहीं, देश में नफरत न पैदा करने का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे। 10 सेकंड, अभी बहुत सारा प्रश्न आया है मनोज जी, आप जरा आप सुनने का भी रखिए, बारी रखिए। आपके बहुत सारे लोग यहाँ समर्थक आए हुए हैं, आप सुनिए। पेड़ समर्थक हमारे नहीं है, मुझे पता है। वो आप जांच करवा लीजिए, कल आपको पता चल जाएगा। यहाँ क्या करवा रहे हैं, जो लोग रोज वही आते हैं और वही गाना गाते हैं, एक वो गाना है मोदी मोदी मोदी, वो गाना क्या है यहाँ? वो गाना है, वो बनाया गया गाना है, बुलाया गया गाना है, वो गाना नहीं है। मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक अजय जी ने बड़ी बातें बोली कि लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, इनको अपने देश के प्रधानमंत्री पर ना तो भरोसा है ना सम्मान है, इनसे बोलिए। ये वो लोग हैं जो बोलते थे आज तक वो इमरान खान जो अपनी सत्ता नहीं बचा पाया, जो गधों को बेच करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाता था। और मनोज जी, आप ये बताइए। गजब है भाई, गजब तर्क है। मैं आ गया। हाँ जी। जो कि आज आपका मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। देश में तो महंगाई है नहीं, ये लोगों को तो मुफ्त में सब चीजें मिल रही है, इसलिए इनको महंगाई नहीं दिख रही। उस गरीब से पूछिए जो नींबू को भी अब आंख नजर लग गई, नींबू भी परेशान है। देखिए, अजय जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि इनको महंगाई से कोई लेना। बैठो, एक ही दिन में प्रवक्ता बन जाओगे, बैठो। देखिए, अगर मुझे लग रहा है अजय जी सबसे बड़े कोई बेरोजगार है तो राहुल गांधी जी है, और देश के अंदर मोदी 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 होता है, पप्पू पप्पू कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके नेता के अंदर दमखम होना चाहिए। आपके नेता ने आपकी कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र कर दिया है। दूसरी चीज, नहीं प्रतीक जी देखिए ऐसा है, नहीं क्षमा मांगने का प्रश्न नहीं है। मनोज पप्पू नाम नहीं लेंगे, मनोज आई वोंट अलाउ, मनोज गलत, मनोज गलत, जो गलत है वो गलत है। देश में, पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, मैं तो फेंकू किसी के लिए नहीं कहता हूं, आज तक नहीं बोला और बोलूंगा भी नहीं। लेकिन बात यह है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात हो। मुद्दा है महंगाई का। यदि 8 महीनों से थोक महंगाई दर लगातार बढ़ रही है तो जान लीजिए देश की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे अंदर से बहुत खोखला होती जा रही है। ये आपके आर्थिक सलाह। राइट, मैं आया जी। मैं भाई साहब बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर, जो जननायक। हाँ देख रहे हैं, समस्तीपुर देख रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का धरती है। प्रणाम है, नमन है। आज उस बिहार में जाके किसान की हालात देख लीजिए। 5 रुपए 6 रुपए किलो आलू लेने वाला नहीं है। जितने कोल्ड स्टोर है, सरकार ने जो सब्सिडी दिया, सारा सब्सिडी खा गए, व्यापारी का माल रख दिए। सारे किसान रोड पे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग महंगाई की बात करते हैं, देश में दलाली हो रही। वो भाई साहब बोल रहे थे केजरीवाल ने मुफ्त किया। अरे आपके 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? क्या नाम हो गया गुरुजी? विनय कुमार, आम आदमी। विनय कुमार, आम आदमी जी। मैं आया, ऑफ कोर्स जी। बाबूजी रुको, आप चश्मा लगाए हो, चश्मा उतार के देखा करो मेरी। जब तक मुझे आंखें नहीं दिखती तब तक मुझे मजा नहीं आता जी। मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। यूपी अलीगढ़ से? हाँ जी। आज हम बुलडोजर बाबा के समय में सुरक्षित हैं। जो दारू वाले, लूटपाट वाले जो रोडों पे खड़े रहते थे, आज एक भी बंदा नहीं निकल के आता है। वो 100 बार सोचता है कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो मेरे घर पे बाबा बुलडोजर चलवा देगा, उसकी नीलामी कर देगा। आज सब सुरक्षित है, बहन बेटियां भी सुरक्षित है हमारे यहाँ। लेकिन महंगाई है, वो भी मैं मानना हूँ, महंगाई तो है, लेकिन जब सुरक्षित है तो महंगाई भी झेलेंगे। महंगाई झेलेंगे। कितने बीघा खेती है? खेत 10 बीघा है। 10 बीघा है। इस बार रुको, इस बार क्या बोया? इस बार गेहूं बोई। गेहूं बोया? कितना रुको भाई साहब, कितना निकला गेहूं? गेहूं निकले 60 मन। 60 मन? कितना? 10 बीघा? हाँ जी। 60 मन, ठीक। 60 मन जानते हो कितने किलो हुआ? बाल ये तो झुआ भर रखवाए हो। 60 मन का किलो में ट्रांसलेट करके देखो। आ रहा हूं मैं, आता हूं। देखिए 10 मिनट। हाँ जी ममता। मुझे 40 सेकंड दीजिएगा। अजय जी बोल रहे हैं कि महंगाई पर बात होनी चाहिए। देश का मुद्दा है, आपका मेरा हम सबका मुद्दा है। लेकिन इनसे ये पूछिए कि जब गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर सेक्युलरिज्म की चिपका करके सनातनियों के जितनी भी शोभा यात्रा निकलती है उन पर अटैक होता है, तो उन पर बातें क्यों नहीं की जानी चाहिए? तब जब गंगा जमुना तहजीब कहाँ चली जाती है? क्यों ये बात नहीं कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर जिन्होंने अटैक किया उनको इस देश के अंदर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत बांग्लादेशियों को बिठाया है, वो
रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, 5 लाख है। केजरीवाल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बसाया है उनको। आपके और मेरे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है। आज ये गरीबी की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बिठा दिए इन्होंने। कौन? ये घुसपैठिए, इंट्रूडर्स। और आप बात करेंगे कि इस देश के अंदर महंगाई हो रही है। बहुत चर्चा हुई है, अब सुनिएगा। नहीं, क्यों सुनूंगी? देखिए, नहीं, अब बीच में कैसे बोलिएगा? आपने तो 40 मिनट, आपको तो 1 घंटा आपको छोड़ा है, तो अकेले बोल लीजिए आप ही, फिर आप ही बोलिए इन्हीं को दे दीजिए। यही बोलने ही वाले हैं, आजकल यही लोग बोलते ही हैं। आप भी नहीं बोल पाइएगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, एक्सपोज होना चाहिए कि देश को कैसे तोड़ रहे हैं और इन लोगों की मानसिकता क्या है। और आज महंगाई के मुद्दे पर नहीं चर्चा होने देंगे, क्योंकि ये मुद्दा यदि आ गया तो पोल खोलेगी सरकार की। हटा दीजिए ना, 15 साल से है ना यहाँ पे। कितने साल से हैं आप? 8 साल हो गए। क्या हुआ आपके सरकार का? अब मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी आ रहे हैं। जी रंजन जी, जी सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि लाउड स्पीकर है और लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करा देना चाहिए कि अगर गुजरात में चुनाव जीतना है केजरीवाल जी को तो 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त। जी, मुफ्त का हाल अभी श्रीलंका में हम लोग देख चुके हैं। जी, तो जो श्रीलंका में हुआ है जी, वही अगर आपको 10 साल। मैं आ रहा हूँ, रुको। रोज आता हूँ पैसा लगा के, 100 रुपए का खर्चा करके। किसी नहीं, आपने पेड़ बोला, आपने बोला मोदी के नारे, और मोदी के नारे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। भाई जी, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे आप प्रवक्ता से पूछता हूँ, 7 साल से मेरे घर में कांग्रेस की सरकार में, दिल्ली परवीन में मेरा दादाजी था, वीआरएस लेनी पड़ी, वीआरएस। आप लोगों के राज में जगदीश टाइगर परवीन मंत्री होता था, ट्राइपल पर डंडे खाने पड़ते थे। मैं नहीं होता, मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। मेरे घर की तहकीकात करवा ले, न किसी पार्टी में न पॉलिटिक्स में, मेरा नाम पंकज भारद्वाज और पेड़ नहीं हूँ। और सुन ले दोस्त, मेट्रो अपना धंधा करता हूँ, रोजगार किसी सरकार से नहीं। स्टार हेल्थ में काम करता हूँ, LIC में काम करता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। कोई ऐसे नेता बनना होगा तो बनूंगा। और ये जो पेड़ नहीं है दोस्त, पेड़ नहीं हूँ दोस्त, किसी को कुछ नहीं करोगे क्यों करोगे? ये आपने कहने लगे मैं यहाँ आता हूँ भैया जी को देखने, भैया जी की डिबेट देखने आता हूँ। पेड़ बिल्कुल नहीं हूँ। क्या पैसा दे के आता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेट्रो से आता हूँ। तेल की बात है, तेल मेरे घर में 6 गाड़ियां, मेरे भाई सारे नौकरी करते हैं, हमें तेल से गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फ्री की बात करें, मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, ये जर्नलिस्ट है, इन्होंने सुझाव दिया केजरीवाल को 100 लीटर फ्री दिल्ली में फ्री करवा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। क्या करो दिल्ली में? कहो भाई, किस पे बोलोगे? लाउड स्पीकर पे बोलोगे, हिंदू मुसलमान पे बोलोगे या महंगाई पे बोलोगे? महंगाई पे। किस पर? पहले पानी पिलाओ इनको, गले में हलक, महंगाई में यही अटक रहा है। महंगाई बोलो। महंगाई पे। हाँ बोलो। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने चुनाव में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज भी ये 19 आदमी को भी रोजगार नहीं दिलाए। आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। महंगाई में राजीव जी का बोलना। जी, ओहो राजीव जी, ब्रेक का समय हो गया, नहीं बोल दीजिए। चलिए, देखिए, एक मोटी सी बात यह है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा है तो उसकी कीमत भारत को चुकानी है। आप ध्यान दीजिए, पूरे देश को चुकानी है, चाहे वो सरकारी खजाने के माध्यम से हमारे देश की जनता पर बोझ आए या देश की जनता सीधे खुदरा भाव में खरीद करके वो मूल्य चुकाए। जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सवाल, उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, नहीं तब मैं बताती हूँ, उस वक्त कोविड नहीं आया था, उस वक्त यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं हुई थी। अगर कोविड हुआ है तो ये मोदी जी ने 70 रुपए क्या कर सकते हैं? अगर कोविड हो गया और पूरे विश्व की इकोनॉमी गिर गई तो क्या कर सकते हैं? पहले दूसरों को शांत करिए। 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, आप 10 सेकंड सिर्फ। पहले क्या एक्साइज ड्यूटी नहीं सरकार ने बढ़ा रखी है? कई गुना बढ़ाई है, जरा ईमानदारी से इसका विश्लेषण कर दीजिए। और जब कम होता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में कम था, तब क्या हुआ? तब तेल पे सिर्फ मेरा एक ही सवाल है इनसे कि भाई कांग्रेस की कितनी सरकारें हो तो वो आपका हसर ऐसा हुआ, ऐसा हसर क्यों हुआ? ये तो मंथन करना चाहिए आपको। आपकी राज्य सरकारों ने वेट कम क्यों नहीं किया? मैं आया, मनोज आया, मैं आ रहा हूँ, ममता आ रहा हूँ, लेकिन उधर पेट्रोल जो है कम पड़ने लगा। किधर? प्रोड्यूसर का। राजेश जी चला ले, रे भाई साहब ले लीजिए ब्रेक।
मुझे मालूम है ब्रेक लेना है तुम्हें, पेट्रोल कम भरा जाके पेट्रोल आया। धरती अंबर सजाओरी एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी निकलेगी आज मोरे पी के। जो दिखाई ही नहीं देते, यानी वो बिना किसी दुश्मन के ही हमले कर रहे हैं और फिर झूठी लड़ाई का वीडियो बना। रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या, मासूम सा चेहरा तेरा माने न माने कोई दिल है मेरा, रिश्ता तेरा रिश्ता यही रिश्ता है जो मेरा और आपके बीच में कायम है। हाजी, तमाम खतरे, तमाम मुश्किलात पिछली आई और आशंका लगी रहती है, पाजी डर तो रहता ही है, लेकिन उस सबके बीच में मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए। पाजी, जहां से बात शुरू करी थी वो थी लाउड स्पीकर को लेकर, बात वहां तक पहुंची जहां पे बात महंगाई को लेकर थी। और दो खबरें जो मैं आपके साथ में शेयर कर देना चाहता हूं। मुंबई से एक बड़ी खबर है कि मुंबई पुलिस के हवाले से खबर कि मस्जिदों ने खुद ही तय किया है कि सुबह की अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होगी, दिन की अजान लाउड स्पीकर पर होगी। ये खुद ही तय करा उन्होंने, किसी ने, उन्होंने खुद तय किया। और आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए महंगाई दर से जुड़े अनुमान को 4.5 से बढ़ाकर 5.7 आंका है, कर दिया है। जी, ये तो खबरें, बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। जी, नहीं, बहुत देर से खड़े रहिए। जी, बोलिए। सुखमंदर सिंह गिद्धरवा से। हाँ, पंजाब से। हाँ, बोलिए ना। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर आप बातचीत। अरे निबंध थोड़ी न सुनाना महंगाई पे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई से ये होता है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ऐसे थोड़ी ना, आराम से बात कहिए, जो झेल रहे हैं वो बताइए। हाँ, हेलो जी, क्या नाम है तुम्हारा? सर, सिमरन त्यागी। सिमरन त्यागी। सिमरन, कहाँ से हैं आप? सर, मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। हमारी जो फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। मेरे पापा खेती करते हैं, हमारे यहाँ सब खेती करते हैं। हमने कुछ टाइम पहले चावल लगाए, ठीक है, एक रात में सारे सांड हमारा सारी फसल चुग के चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब हमारा जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सर, हम लोग फिर भी ठीक एक लेवल फैमिली से हैं, लोग इतने गरीब हैं, उन्हें खाने तक को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये हिंदू मुसलमान पे बांट के ना बात करे, विकास की बात करे। हमें लोगों को नहीं चाहिए मंदिर, पहले से बहुत है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है अच्छे, लोगों को पढ़ने के लिए 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कोई सोर्स नहीं है। कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे? हम नहीं मांग रहे मस्जिद, हमें मस्जिद है पहले से, मंदिर है पहले से, लेकिन विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? कितने बीघे खेती है आपके पास? सर, हमारे यहाँ 200 बीघे है। 200 बीघे? लेकिन ये मेरी दिक्कत नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ 10 बीघे वाले लोग भी हैं, वो भी हैं जिनके पास 2-2 बीघे जमीन है। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी ईमानदारी को तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ, और तुम्हारी बात को का जो अहम हिस्सा है ऑपरेटिव पोर्शन, उसको मैं सलाम करता हूँ। 200 बीघे वाले के लिए 10 बीघा अगर चढ़ गया तो मैंने नहीं जानता। नहीं, लेकिन है ना, उनके बारे में चलो ठीक है। मैं वहीं आता हूँ बेटा, जिसके पास कुल 10 बीघा है, उसका अगर कोई चढ़ गया सांड तो क्या होगा? मैं उसको वो सब मैंने वो वाले पैसे लेने आ जाते हैं कि आपने ये पे नहीं किया, वो पे नहीं किया। हमारा मील 8-8 महीने में पे करता है, कहाँ लेके आए वो 8 महीने का पीरियड में? कौन पे कर रहा है? हमारे घर में डेंगू हुआ, हर कोई बीमार था, दवाई के लिए पैसे नहीं है, मील ही नहीं दे रहा है। पेमेंट कब करेंगे? जाते 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बेटा अंदर आओ, तुम डिजर्व करती हो, अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन त्यागी। सिमरन त्यागी, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं सहारनपुर की रहने वाली। सहारनपुर तो मैं समझ गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही लड़की हो सकती, इतनी बहादुर, और कहीं की नहीं हो सकती। तो 200 बीघा है खेती? जी सर, है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी होनी ही चाहिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे बताओ कि दिक्कतें हैं, है ना? सर, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग एक स्टेबल जगह पे, हमारे यहाँ जमीन है, लेकिन उनका क्या, जिनके यहाँ 10 बीघे जमीन है, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? वो मजदूरी कर रहे हैं।
ये अच्छा नहीं है, यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें पढ़ाइयाँ चाहिए। आप बताइए, मेरे गांव से मेरे कॉलेज तक जाने के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, बस नहीं होती। अगर 100 सुबह को बस है तो शाम तक वहीं पढ़ना पड़ेगा कि हम घर जाएंगे, क्योंकि एक ही बस आने के लिए। कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक के बीच में? सर सारण मेरा गाँव है, जोड़ोदा पांडा, जोड़ोदा पांडा से जोड़ोदा पांडा। जी सर। सुनने चाहिए, वो सारे लोगों तक खबर पहुंचनी चाहिए जो लाउड स्पीकर से लेकर तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। उसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी उतना ही शरीक हूं जितने आप शरीक हैं सर, इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जोड़दा कला से वहां तक पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर की दूरी है और बस का इंतजार लंबा होता है, लिहाजा ये जरूरी है। जी सर। हाँ। सर अभी तो मतलब एक प्रॉपर टाइम होता है कि हो रहा है, अभी जब शादी वादी का फंक्शन होता है वहाँ पे कुछ बस ही नहीं मिलती है, हमें स्कूल छोड़ना पड़ता है। स्कूल छोड़ना पड़ता है? जी सर। बताइए, 200 बीघा है तो क्या करेंगे अब इन 200 बीघा का? ट्रांसपोर्ट की सुविधा करानी चाहिए। हाँ जी, इनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा पहले तुम्हारे लिए पान की भी। हाँ? उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। हाँ, तुम तो छीन लोगे। हाँ जी, यूपी के बनारस के ठहरे। सारे यूपी वालों को बदनाम मत करो। लेकिन हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत अहम बात तुमने उठाई और आज तुमको कुछ देना चाहिए, जरूर गिफ्ट मिलना चाहिए, निश्चित तौर से 100% तुम्हारा। हमारी बात मतलब ये हम चाहते हैं कि मीडिया इन मुद्दों पे बात करे। एक वो मुझे तो ऐसे पर्सनली नहीं कहना चाहिए, गोदी चैनल है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ही यूक्रेन को बचा सकते हैं, ये कौन सी लाइन है, कौन सुनना चाह रहा है ये? आप बताओ, मोदी सरकार ने ये किया है, इससे हमारे देश को ये फायदा होगा। पाकिस्तान को लूटना है, ये करना, ये सब नहीं चाहिए हम लोग। वाह बेटा, एक ही सेंटेंस में सबको तुमने साथ दिया, क्या बात है, बड़ी होशियार हो। क्या काम करती हो यहाँ पे? सर मैं मास्टर कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स, लॉजिक वाला ही आदमी ये बात कर सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा काम करो और कहीं साइंटिस्ट बनो, कहीं बढ़िया जॉब मिले और खूब तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू। अब तो कुछ रह ही नहीं गया आप लोगों के लिए बोलने के लिए, अभी भी कुछ रह गया है? आप बोलना चाहते हैं? मरी सांस में भी बोलेंगे आप? हाँ जी, आज नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? हाँ, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ जी सर, इस शो की खूबी है कि सच्चाई आप निकाल ही लेते हैं और तुम भी बड़े काबिल आदमी हो। नहीं सर, इधर से नहीं, कहीं ना कहीं से सुराग ढूंढ लेते हो। नहीं हाँ। आप सच्चाई निकाल लेते हैं। किसी भी शो का एक एक डिबेट का मुझे याद है, मैं बहुत गहराई से देखता हूं और ये देखता हूं कि सच्चाई निकालते हैं और कभी कभी लोगों के पैरों को नमन भी करते हैं झुक के। आप अब उसकी तो बहुत छोटी है, मैंने तो मैं पैर पकड़ लेता इसकी। जी हाँ। उस लायक वह है। इसमें कहीं शक नहीं, कोई शक नहीं। सर, ये जनता यहाँ खड़ी है, जब से आपने डिबेट शुरू किया है, महंगाई के ऊपर डिबेट शुरू किया है, कुछ चंद लोगों को छोड़ के सब लोग महंगाई की तरफ आपको खींच रहे हैं और आपके प्रवक्ता को भी चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर आप एक सरल और सुलभ रास्ता हमको बताएं कि महंगाई कहां जा रही है और महंगाई क्यों है, उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है। मैं बताता हूं। खड़े हो, ऑटो चलाते हैं और पूरे देश भर में जाने जाते हैं। एक रुको, अब रुको, तुमने सवाल, अब तुमने ना दया, अब तुमने सवाल दागा है, अब रुको ना, अब वो उल्टा बोले, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे। महंगाई पर एक तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, तो अब सुनो, रुको। एक बात इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये सच्चाई है या गलत है? इस देश में 3 महीने लगातार ट्रेन बंद थी, भारत में जितने भी सुविधाएं सब बंद थी, जिससे सरकार को 2 पैसे की आमदनी होती है, वो देश चलाती है, सरकार कहीं बनाती नहीं है। 5-5 हजार रुपए मनरेगा के मजदूरों को हर महीने मिला, 3 महीने लॉकडाउन में। सुनिए, मेरी बात सुनिए, 500 रुपए महीना में जनधन योजना में 80 करोड़ महिलाओं के खाते में आया। प्रवासी मजदूर जो बंबई, दिल्ली, गुजरात से गए हुए थे, उनको क्वारंटीन का सुविधा, उनको किट का सुविधा, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए महीना मेरे भी खाते में आया। आइए, सरकार के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है, उसके बाद सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में जो बीमारी आई थी, भारत सरकार ने अपने खजाने खोल दिए थे सिर्फ भारत की जनता के लिए, भारत के एक नागरिक को सुरक्षित रहने के लिए। कोई भुखमरी नहीं हुई है, ये खाली इस देश में महंगाई होगी। अरे रुकिए समस्तीपुर, रुकिए,
यहाँ आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, इसमें बैठिए, बैठिए, आगे आइए, इसमें बैठिए। रुकिए, रुको। बड़े ऑटो चलाते हैं, पैरों में स्वेलिंग है बहुत ज्यादा। कल मेरे पास आए थे, कह रहे थे मेरे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। मैंने कहा टेस्ट कराओ। टेस्ट तो कराया नहीं होगा, बोलने आ गए। मैंने सोचा फिटकरी पानी, बोलना तो जरूरी है। अरे फिटकरी पानी से तो एक बार ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, बोलना इसलिए जरूरी है सर कि हम अपने स्वार्थ के लिए, आपके सुनने के लिए नहीं आया हूँ, हमारे आदमी से पूछेंगे, आप ही नहीं है प्रवक्ता। अपने स्वार्थ के लिए अपने राष्ट्र को कमजोर मत करिए। मेरा राष्ट्र रहेगा तो मेरा भारत मजबूत रहेगा। अगर मेरा राष्ट्र नहीं रहेगा तो मैं इस भारत में जीकर क्या हूँ, मेरे बच्चे क्या करेंगे? देश के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। हम कहते हैं हमें अमेरिका जैसा देश बनाना है। अमेरिका जैसा देश बनाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने आप को जो है अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। देश बनाने के लिए कुर्बान होना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, भारी पड़ गया वो ऑटो वाला, भारी पड़ गया। रो दया पीछे। अरे एक लाइन गया यहाँ, उसने पूरा अरे गुरुजी, उसने पूरा मर्सिया लिख दिया। आप कह रहे हो एक लाइन मर्सिया लिख दिया उसने। जी, कोरोना काल के तमाम उन्होंने सरकार ने जो काम किए वो गिनती कराए, लेकिन वो ये नहीं बताया उन्होंने कि कोरोना काल में तेल के दाम निगेटिव हो गए थे, तब सरकार ने टैक्स कितने बढ़ा दिए। आप अगर देश को निर्माण करना है तो देश की अर्थव्यवस्था को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, और देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है वो भी सोचना पड़ेगा। आप महंगाई और बेरोजगारी के बीच में देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं ले जा सकते। राष्ट्रवाद का मामला ये भी, और ये जो लाउड स्पीकर और तमाम मंदिर मस्जिद के मामले हैं वो उठी इसलिए रहे कि उससे मंदिर मस्जिद के जो मामले हैं जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि महंगाई और बेरोजगारी के मामले हैं। मैं बता रहा हूँ देश के अंदर, प्रतीक जी, देखिए देश की छवि खराब करने के लिए, देश की छवि खराब करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने के लिए, 135 करोड़ देशवासियों की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है। आप देखिए रामनवमी के ऊपर पूरे देश भर में आक्रमण हुए, हमले हुए। शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में क्या हुआ? ये हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, तलवार। अबे क्यों अवैध? क्या कर रहे थे दिल्ली? मैं कह रहा हूँ क्या देश भर में जो रामनवमी पर जो यात्राएं निकली वो क्या सारी अवैध थी? क्या अवैध थी? क्या सारी अवैध नहीं थी? और उन्होंने बच्ची ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जो आज बोल रहे हैं यूक्रेन में मध्यस्थता करने के लिए, ये 135 करोड़ देशवासियों का बल है जो भारत को पूछ रहे हैं आज विश्व के स्तर पर। इनके साथ बड़ी समस्या है। जब बेरोजगारी की बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें तो इनको साजिश समझ में आती है। भाई साहब एक मिनट रुको, यहाँ पे लोगों ने 5-5 साल इंतजार किया है, और कोई ऐसा नहीं कि अकेला आदमी अर्थशास्त्र पढ़ के आया है। वो ऑटो वाला भी बोलेगा और बोलेगा यहाँ PhD वाला भी। आपको खड़े रहना भाई। हाँ जी, बड़ा इनको बार बार जब बात करो मुद्दों पर तो इनको साजिश समझ में आती है। भैया देश में प्रधानमंत्री सरकार आपकी इतनी मजबूत सरकार, कौन साजिश करता है? साजिश का मतलब बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो दूसरे लोग साजिश कर रहे हैं। लोगों को यदि महंगाई बढ़ गई, डबल महंगाई हो गई है, थोक महंगाई दर आप देखिएगा तो 17 महीनों में सर्वाधिक है, और हमारे सरकार के टाइम में देखेंगे 5.7 था और 14.55 है। ये महंगाई क्या हमने बढ़ाई? इसमें कौन सी साजिश हो गई? अरे भाई लोगों का विकास कीजिए ना। साजिश तो वो है जो आप देश को कहीं ना कहीं आपस में कमजोर कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, कमजोर नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलना कमजोर नहीं होगा क्या? बेरोजगारी बढ़ेगी तो कमजोर लोग नहीं होगा। रोजगार चाहिए। बांटने का काम आपने किया, तुष्टीकरण की राजनीति आपने नहीं आवाज आ रही है। फिर आगे उसी पर आना चाह रहे हैं। मनोज आ रहा बोलने दिया जाए। लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को 2013, 2012, 2013, 2014 ये सब साल भूल गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जब उस समय भी 12, 14, 15% तक महंगाई जा रही थी। नहीं रिपोर्ट फिर गलत नहीं, ये गलत नहीं डाटा है। 5.7% थी। गलत बात मत कीजिए मेरे सामने, गलत विद्वान आदमी। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, गलत बात मेरे सामने मत कीजिए। डाटा सही रखिए। 5.7 मैं सारे आंकड़े आपके व्हाट्सएप पर और आपके ईमेल पर भेज दूंगा। सारा पब्लिक डोमेन में अभी, और आप कहेंगे तो अभी इंटरनेट पर चार्ट निकाल के दिखा दूंगा। एकदम गूगल कीजिए। बेकार की बातें नहीं, 5.8 बेकार की बातें तो मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा। अरे कैसे आप झूठ बात? नहीं बोले बेकार की बातें बोलिए। हाँ बताएंगे। सारे आंकड़े मैं आपके ईमेल पर और व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और अभी कहें तो अभी दिखा दूंगा। मैं बोलने देता हूँ।
इसी तरह की महंगाई दर 12, 14, 15% की महंगाई दर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आखिरी वर्षों में थी। 2-3 वर्षों तक लगातार काफी ऊंची महंगाई दर थी। वही जो राहुल गांधी और अजय जी बोले वही सही, यानी कि अब ये मुझे 2-3 चीजें बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, किसानों की बात हो रही है। मैं याद दिला देना चाहती हूँ पूरे भारत को कि जब किसान बिल आया था, पास हुआ था, तो वो इस देश के जो छोटे किसान हैं उनके फायदे का था। उसमें कुछ काला कानून नहीं था, लेकिन कांग्रेसियों ने और सारे विपक्ष ने इस देश में तमाशा खड़ा कर दिया। लाल किले की प्राचीर में हमारे झंडे, 26 जनवरी का अपमान कर दिया, किसानों का दमन कर दिया, पर किसान बिल लागू नहीं होने दिया। एक और चीज बताना चाहती हूँ, आप लोग मेरे बातों पे मत जाइएगा, आप लोग जाइए और चेक कीजिए, डेटा चेक कीजिए और देखिए इस भारत के अंदर किसानों ने आत्महत्या सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में की है, किसने होर्डिंग कराई है, ये भी ढूंढेगा। और एक चीज और सुनिए, आज पहली बार इस देश के अंदर हुआ है जब किसानों के खातों में डायरेक्ट प्रधानमंत्री किसान योजना से पैसा जाता है, डायरेक्ट जाता है। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, छोटी सी बच्ची जो विद्यार्थी है, मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, उस बच्ची ने बोला कि यूक्रेन में कौन इंटरेस्टेड है, कि मोदी जी यूक्रेन की बात कर रहे हैं। बेटा, यूक्रेन के अंदर जो मेडिकल के स्टूडेंट फंसे हुए थे ना, केवल भारतवर्ष एक राष्ट्र था जो अपने विद्यार्थियों को वापस लाया, पाकिस्तानियों को भी लाया। जस्ट बिकॉज यू वर नॉट देयर, यू आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग दिस। विदेश नीति होती है ये। आ रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए कैसे हैं? एक मिनट रुको, आ रहा हूँ पंजाब, रुको भाई, पंजाब आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई, देखो पंजाब, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलिए, कहाँ से हैं साहब? मैं सर यहीं से, दिल्ली से बोलिए। वैसे मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी से, कहाँ, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है सर? टॉपिक तो ऐसा करिए कि अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले। टॉपिक तो वो है, लेकिन लोग महंगाई के चक्कर में इसको चेंज कर देते हैं। महंगाई में लाउड स्पीकर है टॉपिक ना, टॉपिक लाउड स्पीकर। हाँ, तो आगे आ जाओ आप ही जैसे लोगों को तो तलाश रहती है मीडिया को। मीडिया ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता है। आगे आ जाओ आप। हाँ, सीएम योगी जी ने जो लाउड स्पीकर पर जो मतलब कानून बनाया है वो बिल्कुल अच्छा किया है। उसमें ये केवल एक धर्म के लिए नहीं है, वो सभी धर्मों के लिए है। उसमें ये भी है, अगर आपका कोई मतलब जैसे प्रवचन या कोई वो सत्संग वगैरह होते हैं, उनके लिए भी आवाज आप कम रखिए। तो ये ऐसे मतलब प्रयोग सब जगह होने चाहिए। ये जो महंगाई वाली बात ले आते हैं लोग, ये भटका देते हैं। असल मुद्दा तो लाउड स्पीकर ही है। लाउड स्पीकर है, असल मुद्दा लाउड स्पीकर है। रुको त्यागी जी, आओ इधर आओ, आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो जितेंद्र कुमार? इधर आओ, पास में। मैं मंडाली वेस्ट में रहता हूँ। हाँ बोलो। बिहार का रहने वाला हूँ मैं। हाँ बोलो, बिहार के। बिहार का आदमी ऐसा होता है, तुरंत बोलता है। बोलो। मैं बीजेपी की तरफ से हूँ। अच्छा, एक बात है मनोज जी, आपकी पार्टी का आदमी बड़ा सीधा होता है। उसने कह दिया मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं आया जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम अभिरंजन कुमार हुआ। यहाँ मैं पिछले 3-4 दिन से आ रहा हूँ और डिबेट देख रहा हूँ। 3-4 दिन से लगातार आ रहे हो? नहीं, इधर तो नहीं, मतलब पहले आया था, देख रहा हूँ, जब से टीवी पे भी देखता हूँ। यहाँ पे बस लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पे डिबेट का यहाँ पे होता है क्या मुद्दा? हमेशा लाउड स्पीकर, हिंदू मुस्लिम। आप क्यों देश को बांट रहे हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। कहने लगे जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी, मैं आया जी। लाउड स्पीकर का मुद्दा ना आपने उठाया ना देश की जनता ने उठाया। लाउड स्पीकर का मुद्दा तो बहुत समय से चला जा रहा है। जहां तक मस्जिद में लाउड स्पीकर लगने का सवाल है, मैं बता देती हूँ, कबीर दास जी बहुत पहले चले गए, बहुत पहले हुए। उन्होंने बोला था कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुए हो खुदाए। किसी को भी आराधना करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी। भाई, आपने बोला था कि हर धर्म के लिए लाउड स्पीकर वाला रूल लागू होना चाहिए। कोर्ट ने दिया है 2005 में भी, और उसके बाद भी लगातार कोर्ट्स ने बोला है कि जो भी ध्वनि करने वाले यंत्र हैं, लाउड स्पीकर हो, कुछ भी हो, बंद होने चाहिए। जगराता जागरण करने वाले लोगों के ऊपर इस जजमेंट के बाद से, रात के 10 और सुबह के 6 बजे के बाद से बहुत बड़ा असर आया था। जो जगराता करते थे 10 बजे के बाद, वो बेरोजगार हो गए। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। जो कोर्ट ने बोला उसको माना। ये धर्म की बात नहीं है, ये कानून की बात है, ये साउंड पोल्यूशन की बात है। अगर बोला जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटा दो तो हटा दो ना भैया, ये परेशानी है। ये एक बात और भी है,
ये एक बात और भी है कि अच्छी शहरी होने का अगर सबूत देना है, अच्छे शहरी आप कैसे हैं इसका अगर आपको सबूत देना है तो ये उसकी भी बात है कि नहीं है हुजूर? बताइए, है कि नहीं है? मानव अधिकार की भी बात प्रदीप जी, जो भी चीजें चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, जो लोगों को परेशान करती हो उसको करना ही चाहिए कम। जी अजय जी ने कहा कि परेशान, अब आज नहीं कल बात आएगा। जी परेशान करती है तो उसको लागू करना चाहिए। 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। पिछले 17-18 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कहा, भाई आप तो यूपी में 17 में ही आ गए थे ना, तो आपको 22 कौन लग गया? इन्होंने कौन से स्टेट